नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज का वीडियो है मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड। आरआरबी की ग्रुप डी के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 में सारी शिफ्ट्स में आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को यहाँ टॉपिक वाइज कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा आरआरबी, जेई, एनटीपीसी सबके कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। जो जैसे पहला टॉपिक आपका है अरब एवं तुर्की आक्रमण। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उन सबको एक हर शिफ्ट से एक ही जगह पे कलेक्ट किया गया है। इस तरह से टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। सारी आरआरबी ग्रुप डी की जो जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सारी शिफ्ट को यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, सारे क्वेश्चंस को यहाँ कवर किया गया। इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने प्राचीन इतिहास के बारे में वहाँ पर बताया था। उसका कंप्लीट वीडियो पहले वाले में हम डाल चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप मध्यकालीन इतिहास पे आइए। अब हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आपका शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला चैप्टर हमारे पास है अरब एवं तुर्की आक्रमण। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको पहले चैप्टर में लिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था, पानीपत का हुआ था, प्लासी का हुआ था या तराइन का। तो तराइन का युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तराइन का सेकंड युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पे गोरी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें गोरी पराजित हुआ था। पहले युद्ध में तो गोरी की पराजय हुई थी, लेकिन तराइन का दूसरे युद्ध जो 1 साल बाद हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया था, जिससे दिल्ली पे और अजमेर पे गोरी का अधिकार हो गया था। तो ये तराइन का जो युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर करता है। रेलवे के लिए तो आप देख ही रहे हो, रेलवे में तो आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में इतिहास आ रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तराइन का युद्ध आप देख रहे हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम उठा के देख लो, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे वाले स्टूडेंट ही इस वीडियो को देखेंगे, बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस में अगर इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं किताब उल हिंद। एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन की के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, अल बुर्ने के द्वारा या खुशवंत सिंह के द्वारा? तो ये किताब जो लिखी गई है जिसमें भारत का इतिहास का उल्लेख किया गया है, अल बुर्ने के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किताब उल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई अल बुर्ने के द्वारा। अल बुर्ने की एक ऐतिहासिक कृति है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार हो गए, खगोलीय विज्ञान होगी, रीति रिवाज हो गई तथा प्रथाएं होगी, सामाजिक जीवन हो गया, मापन विधियाँ होगी, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों से की विवेचना इस बुक में की गई है। तो यहाँ से हमारे पास इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की। अब बात आ जाती है दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत में भी हम सबसे पहले देख लेते हैं गुलाम वंश को देख लेते हैं। गुलाम वंश से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या रहा है? तो कौन सा क्रम है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे सही है? तो आपने देखा ही है, सबसे पहले तो गुलाम वंश आया, तो गुलाम वंश होना ही है। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पे 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश में सुल्तानों के शासनकाल को कहा गया है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश है वो अफगान था। ये 5 वंश, पहले नंबर पे आता है गुलाम वंश,
गुलाम वंश है वो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा था। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या रहा है, खिलजी वंश का क्या रहा है, और जिस तरह से आपका ये कर्म पूछ लिया, इस तरह से कर्म पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखनी है आपको सन भी। खिलजी वंश है वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक, और तुगलक वंश है वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक रहा था, और सैयद वंश है वो 1414 से लेके 1450 ईस्वी तक, और लास्ट जो लोदी वंश है ये 1451 से लेके 1426 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। तो ये टाइम पीरियड भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि टाइम पीरियड भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। हमने ये तो देख लिया, पहला वंश गुलाम वंश है, लेकिन इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक भी था। उनकी केवल 4 वर्ष 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक ही उन्होंने शासन किया था। वह बहुत ही सरल प्रभावशाली सैनिक थे, जो दास बनकर पहले गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर बाद में दिल्ली का सुल्तान बना था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रख के चलते हैं। फैक्ट याद करने की दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक तो है कि आपका क्वेश्चन अगर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आ रहा है तो आपको अगर फैक्ट पता होते हैं तो आप कर सकते हो। दूसरा है कि उस क्वेश्चन को या आप अगर फैक्ट पढ़ के चल रहे हो तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट रहता है। एक आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के साथ एक फैक्ट पढ़ो, तो फैक्ट पढ़ने से उसके आसपास का आपको जो है वो पूरा रिवाइज होता है कि हाँ वो टॉपिक के बारे में आसपास की चीज़ें जब हमें पता रहती है तो हमें वो टॉपिक दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान मोहम्मद गोरी की थी, मोहम्मद तुगलक की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी या इल्तुतमिश की थी। तो रजिया सुल्तान आपको पता है कि इनकी बेटी थी, इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक प्रथम मुस्लिम शासिका रही है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पहली मुस्लिम शासिका कौन रही है, तो रजिया सुल्तान रही है, और ये उस टाइम पे ही रही है। देख लो, मीडियम हिस्ट्री के टाइम की बात है ये। 1236 से लेके 1240 तक इल्तुतमिश की बेटी थी ये। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा, कोट, कुलाह, टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी थी। शासिका बनने पर उसने उद्दत उल निशा की उपाधि भी धारण की थी। तो ये उनकी उपाधि भी याद रख लेना, उद्दत उल निशा की उपाधि भी है, वो रजिया सुल्तान ने धारण की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है। तो अगर इनके संबंध की बात की जाए तो ये दास वंश से संबंधित है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ये किनकी बेटी थी, इल्तुतमिश की थी, और इल्तुतमिश है वो, तो इनका जो वंश आता है वो आता है दास वंश। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो वो फिर से आपने देख ही लिया कि रजिया सुल्तान है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और सिर्फ रेलवे का ही नहीं, हर एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कैसे न कैसे करके। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन रही है, देखो फिर से पूछा गया है। पहले ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, अब ये आरआरबी जेई में भी पूछा गया। उससे पहले आपने देखा लोको पायलट में था, और उससे पहले वाला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में था। तो इस तरह से आप देख रहे हो हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है इत्तादारी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इत्ता प्रथा की शुरुआत की थी, जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी हुई व्यवस्था थी। इत्ता व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे प्रदान किए गए भूखंड से मिलने वाले भू राजस्व से होता था। यद्यपि यह व्यवस्था आनुवंशिकी नहीं थी। तो ये एक प्रथा थी जो इल्तुतमिश ने चलाई थी, तो वो भी याद रख लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था। तो ये था गुलाम वंश। गुलाम वंश का, या जिसको ममलूक वंश, मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक है
वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहा है, जो 1206 ईस्वी में बना था, तथा जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों को सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ऐबक को लाख बख्श तथा पिल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अभी अभी आपने देखा था कि आरआरबी ग्रुप डी का 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाख बख्श है वो कौन से शासक को कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके फैक्ट दिए हुए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो पता चल ही गया कि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया था या पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन है, बट इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको इन फैक्टों में इसकी जो व्याख्या की हुई थी उस व्याख्या के माध्यम से आपको पता लगता है। तो लाख बख्श आपसे पूछ लिया गया था। नेक्स्ट अगर आप ध्यान रखो तो नेक्स्ट आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, पील बख्श भी इन्हीं को कहा जाता है, लाख बख्श भी और पील बख्श है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य नामों से जाना जाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान रही है, जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक वो भी मुमलक वंश या गुलाम वंश से संबंधित रही है। इस वंश ने दिल्ली की सतह पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्ष तक शासन किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमने इसका जो दास वंश देख लिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना कि रजिया सुल्तान है वो गुलाम वंश से ही है, मुमलक वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान है वो राजवंश से, दोनों किस राजवंश से संबंधित हैं, तो दोनों के दोनों ही ममलुक जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं इस वंश से संबंधित है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने इसमें मिसप्रिंटिंग था और मैंने भी उसी तरह बता दिया, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, इस कौन से ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास वंश के शासन की स्थापना की थी। अच्छा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन दास वंश की स्थापना भी किन्होंने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, तो ये उसी का नाम है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, कौन से ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास वंश के शासन की शुरुआत की थी, तो ये की थी 1206 में। 1206 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक है वो शासक बने थे, तो तब उन्होंने दास वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड अगर हम फैक्ट की बात करें तो 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच की जो अवधि है वो जो अवधि है उसको दिल्ली सल्तनत की अवधि के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत मुख्यतः 5 राजवंश में शामिल थे। पहला जो राजवंश है जिसको क्या कहते हैं, मुमलक राजवंश या गुलाम वंश या दास वंश याद रखना, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है खिलजी राजवंश है जो 1290 से 1320 तक रहा था। तुगलक राजवंश है जो 1320 से 1414 तक रहा है। सैयद राजवंश है वो 1414 से लेके 1450 तक रहा है। और लोधी राजवंश है वो 1451 से लेके 1526 तक रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो दास वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तो दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। वह गोरी का गुलाम था। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक है वो 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया था और अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। अब ये गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश, दास वंश ये सब कहा जाता है। नॉर्मली इसका जो देखा जाए तो ये मुमलक वंश के नाम से जाना जाता है। ये दो इसके उपनाम भी हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास है, अब आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम देखें तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन रहा है, तो खिलजी वंश का पहला शासक रहा है जलाल उद दीन फिरोज खिलजी। जलाल अलाउद्दीन उद्दीन जलालुद्दीन फिरोज तुगलक रहा है। गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज तुगलक ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलू खरी महल में करवाया था। याद रखना है ये कहाँ पे किया था इन्होंने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी और उन्होंने अपना राज्याभिषेक है वो किल्लू खरी महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो पहला था और अलाउद्दीन खिलजी दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं खिलजी वंश का पहला शासक कौन रहा है। पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा ग्रुप डी एग्जाम के 23/10/2018 को आया था और ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया 19/9/2018 में। तो आपको पता है क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। अब इतनी शिफ्ट में एग्जाम है, इतने क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे, क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही ना। तो इसलिए जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उनका रिव्यू भी साथ में साथ करके चलो, और पुराने जो पेपर हैं तुम्हारे ग्रुप डी वालों के लिए, जो ग्रुप डी के जो पुराने पेपर्स हैं वो सारे 2018 के सारे पेपर्स को देखो। एनटीपीसी के, आरआरबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पुराने पेपर्स जितने आपको मिल जाते हैं ना उतने ज़रूर देखो। बदलने का क्या उसमें, सिर्फ करंट अफेयर बदल के आएगा। करंट अफेयर है वो आपका 2022 और 21 का आएगा। इसके अलावा पूरा का पूरा पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। क्वेश्चंस भी आपके साथ रिपीट। साइंस जीके और साइंस में जो ये इतिहास में क्या चेंज करेगा, कोई फिक्स है इतिहास, कोई बदल थोड़ी ना रहा है। जो इतिहास है वही तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब जो क्वेश्चन 135 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 135 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, अब और क्वेश्चन कहाँ से लाएगा कोई। लगभग क्वेश्चन तो सारा सिलेबस तो कवर हो ही गया था, तो वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अब आप देख भी रहे हो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनसे कितने क्वेश्चन हमारे मैच भी हो रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट हमारा था खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये हमारे पास हो गया था जलालुद्दीन फिरोज तुगलक हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल से किस राजा को पराजित किया था, तो इन्होंने किया था लक्ष्मण सेन को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में जो बख्तियार खिलजी हैं उन्होंने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन हैं वो बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक भी थे। उनकी राजधानी है वो लखनऊती थी। इतना ही था हमारे पास खिलजी वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए। अब हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम बात करते हैं फतूहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो ये किस में दिया गया है, ये दिया गया है फिरोज शाह तुगलक में। फतूहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से लेके 1388 ईस्वी तक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी तांबे के मिश्रण से निर्मित बने सिक्के चलाए थे, जिन्हें अदा एवं बिक कहा गया था। तो ये पूछा जा सकता है चांदी और तांबे के सिक्के कौन से शासक ने चलाए थे या उनका नाम क्या था, तो अदा और बिक था। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 प्रकार के कर खराज जो लगान के लिए हुआ करता था, खुम्स जो युद्ध में लूट का माल होता था, जजिया और जकात जो वसूल करने का आदेश दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इनमें से 300 जो नए नगर बनाए थे जिसमें से हरियाणा हो गया, हरियाणा का हिसार हो गया, दिल्ली का फिरोजाबाद हो गया, हरियाणा का फतेहाबाद हो गया, जौनपुर उत्तर प्रदेश का हो गया। ये प्रमुख शहर भी उन्होंने ही बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने ही। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उनको दफनाया गया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक से
बनने वाले और क्वेश्चंस है। दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। कौन से शासक ने की थी ये? इल्तुतमिश ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने, गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। अब आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ग्रुप डी के 3/10/2000 एक ही दिन में। देखो सेम डेट को पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और तीसरी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन तो रिपीट सेम शिफ्ट में जब होता है तो अब तो होना ही होना है। इसमें हम इसका फैक्ट देख लेते हैं। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति भी था। मोहम्मद बिन तुगलक को उल्लुगु खां के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं चलाई गई थी। दोआब क्षेत्र में वर्दी जो 1326 से लेके 1327 ईस्वी तक। राजधानी परिवर्तन है वो 1326 से 1327 तक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है वो 1329-30 में। और खुरासन पर आक्रमण एवं कराची का अभियान भी इन्होंने चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी 1326-27 में और इसका नाम भी दौलताबाद रख दिया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से बनने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनमें से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी और उसका नाम दौलताबाद रख दिया था। तो ये हम ऊपर वाले में इसका फैक्ट देख ही चुके हैं। तो ये किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पे बदल दी थी। तो देखो किसी भी तरह से क्वेश्चन को उलट फुलट करके आपसे दे दिया जाएगा, बट एज इट इज क्वेश्चन आ वैसे ही रहे हैं, दौलताबाद। इब्न बबूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बबूता है वो कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे मोरक्को के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, मोरक्को के। इब्न बबूता एक अफ्रीकी यात्री विद्वान तथा लेखक भी थे। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियार में 24 फरवरी 1304 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बबूता था। इन्होंने लगभग 75,000 मील की दूरी की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। पूछ लिया जाता है किसके काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और सन पूछ ली जाए तो 1333 में ये भारत आए थे। सुल्तान ने उसका स्वागत भी किया था तथा दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया गया था उनको। वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बबूता है वो सुल्तान के राजपूत की हैसियत से चीनी शासक तोगान तैमूर के दरबार में गया था। ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इब्न बबूता से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति थे। क्या थे इब्न बबूता? कहाँ से थे ये? तो ये हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके, कहाँ के हैं ये? मोरक्को के थे। तो ये क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हुआ है। तो जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं ना, वो आप मान के चलो कि वो आरआरबी की नज़र में क्वेश्चन है, वो दोबारा से रिपीट 100% होंगे। तो उन पर थोड़ा सा गौर कर लेना। अब हम बात करते हैं लोदी वंश की। लोदी वंश में हम देखते हैं लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी हैं, वो लोदी वंश के संस्थापक थे। लोदी वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश ही था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और इस वंश का शासनकाल है वो 1451 से लेकर 1426 ईस्वी तक रहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो ये मारा गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बाबर के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी का फैक्ट हम एक बार देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था।
बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये पानीपत का पहला युद्ध है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो ये 1526 में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्या मिस्टेक हो रही है, लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में ईस्वी में इब्राहिम लोदी के 26 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत में वह मारा गया था और दिल्ली सल्तनत का अंत है वो हो गया था। अब हम बात करते हैं मुगल शासन की शुरुआत इसी टाइम हुई थी। बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान है वो मध्य एशिया रहा है। वह भारत का मुगल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ये है बाबर से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं हम पानीपत का पहला युद्ध लड़ा कब गया था। देखो पूछ ही लिया गया है, आरआरबी जेई में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये लड़ा गया था 1526 में। आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं, तो आगरा शहर के संस्थापक भी सिकंदर लोदी माने जाते हैं। लोदी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 1489 में दिल्ली सल्तनत के शासन पर आसीन हुआ था। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। जौनपुर और फतेहाबाद जैसे शहरों की स्थापना है वो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में की थी। तो ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो हमारे पास आता है सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। तो सल्तनत कालीन स्थापत्य और चित्रकला की हम बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पे स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है, राजस्थान राज्य में है, तो ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था और यह वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ था। इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर माना जाता है कि यहाँ पे पहले संस्कृत महाविद्यालय था जिसको एक मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची A2 की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस शासक के आदेशों के तहत किया गया था। तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुब मीनार का निर्माण है वो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी है वो इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण कराया और इसे पूर्ण किया। इनके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। ये मीनार जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। काफ़ी बार पूछा जाता है, ये दिल्ली की सबसे ऊंची ईंट से बनी हुई मीनार है। यह है कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था। 1193 में शुरू किया था, लेकिन ये बाद में कंप्लीट उनके बेटे ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय इस्लामी शिल्प कला, जो कुतुब मीनार एवं एलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है। तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत 1200, आपको पता ही है, अभी हम देख चुके हैं, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल माना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा, अब इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहीं कवर हो जाएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये किसके शासक के काल में बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और कहाँ बनवाया था, अजमेर में। कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और एंड उनके बेटे इल्तुतमिश ने किया था। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये दोनों क्वेश्चन आप ऊपर देख चुके हो, पूछ लिए गए हैं।
अलाई दरवाज़ा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी दिल्ली में है। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था और ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। इसके अलावा शेख निजामुद्दीन आलिया की दरगाह है, ये मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी, ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है, तो ये भी इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, दिल्ली में है। तो ये आपको फैक्ट याद कर लेने, इनसे ये आपकी टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं। प्लेग उन्मूलन की याद से मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है, तो ये है चार मीनार। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह राजवंश के 5वें शासक थे। उन्होंने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण है वो प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है कि करवाया था कब, 1591 ईस्वी में, और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण, और ये किसकी याद में, प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया है। तो ये आपको इससे बनने वाले तीन क्वेश्चन याद रख लेने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश। अब हम नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इनमें से किसमें किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है, तो ये बन गया था हैदराबाद। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। निजाम उल मुल्क को चिनकिलिक खां के नाम से भी जाना जाता था। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना भी की थी। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, तो ये एक क्या है, खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराज सवाई जय सिंह सेकंड ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। उन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विजयनगर या बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। तो अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो ये किया था चांद बीबी ने। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, नाम पूछ लिए जाते हैं इनके उपनाम, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जो बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका भी थी। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर मुगल की सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने साहित्य मुक्त मुल्लक पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है, तो ये किया था श्री कृष्ण देव राय ने। अमुक्तामूल्य कृष्ण देव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है एक। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक भी रहे हैं। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्ट दिग्गज के नाम से भी जाने जाते थे। ये पूछ लिया जाता है, अष्ट दिग्गज के नाम से जाने जाने वाले किसके दरबारी कवि थे। स्वयं कृष्ण देव राय भी आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे। प्रख्यात इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रमाणित उपन्यास आंध्र भोज लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्नमत्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, तो ये थे आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड। अन्नमत्या या अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत, कवि या कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म है वैशाख बुध पूर्णिमा 22 मई 1408 को भारत के आंध्र प्रदेश के
कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना भी की है। तो ये इनसे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने कौन सी ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो ये इन्होंने किया था 1420 ईस्वी में। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोटी ने वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोटी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोटी नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये पुस्तक के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोटी, इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो कौन से साम्राज्य की बात की जा रही है यहाँ पे? तो ये की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, नाम से ही पता लग जाता है, जीत का शहर। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना है वो 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई है। नदी का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो कहाँ की गई है? तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई है। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्बुर रजाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखे या सुने थे। तो ये फैक्ट पूछ ली कई बार। क्या है ये इतिहासकार के कौन से इतिहासकार ने कौन सा कथन कहा है? तो कई बार पूछ लिया जाता है। तो विजयनगर के बारे में फारसी इतिहासकार अब्बुर रजाक ने लिखा था कि विजयनगर दुनिया की सबसे भव्य नगरों में से एक है। एक ऐसा लगा जिसको उन्होंने ही सबसे पहले उन्होंने देखा और सुना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमन राज्य की स्थापना की। इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं के जजिया कर न लेने का निर्णय किया। इसके गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा अब उसका नाम एहसानाबाद भी रखा। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास हो जाएगा। गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था। तो किस साम्राज्य के दौरान बनाया गया था गोलकुंडा किला? है गोलकुंडा किले का निर्माण है वो वांगरल के राजा ने करवाया था। बाद में ये बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था। तो 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया था, परंतु कुछ विद्वानों ने इनका निर्माण है वो कुतुब शाही राजवंश को ही माना है। तो अब कुतुब शाही इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कुतुब शाही राजवंश हो जाएगा, लेकिन इसको आरआरबी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो वैसे कुतुब शाही राजवंश हो सकता था ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो गोलकुंडा इसका जो वारगल के जो राजा है उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। तो ये उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सही नहीं था, तो इसे आरआरबी ने खुद ही इसको डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में है। गोलकुंडा किला है वो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। गोलकुंडा किले का निर्माण है वो वारंगल के राजा ने करवाया था और बाद में इसको बहमनी राजाओं के हाथ में ये चला गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य है वो दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य रहा है जिसकी स्थापना है वो हरिहर फर्स्ट तथा बुक्काराय प्रथम ने की थी। हरिहर फर्स्ट इस साम्राज्य का प्रथम राजा जो 1336 से 1356 ईस्वी तक बना था। ये जो साम्राज्य है वो दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा था।
विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी है उस टाइम पे हम्पी थी। नेक्स्ट है जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत स्थल भी है। आज इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत के रूप में भी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो क्या हुआ करती थी? वर्तमान समय का हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय का जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये नदी जरूर याद कर लेना है। इसकी स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने की थी और इनकी राज्य भाषा है वो तेलुगु रही है। तो ये इनसे बनने वाले कुछ फैक्ट हैं। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो कृष्णदेव राय हैं ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक रहे हैं। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया तथा सालुक वंश से संबंधित भी थे और 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर के शासक बने थे। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर की जब बात करें तो ये आ जाएगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के क्वेश्चंस की हम यहाँ पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। एक मुस्लिम संत रहे हैं जो फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। कौन से एक मुस्लिम संत रहे हैं? तो ये शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। शेख सलीम चिश्ती हैं वो चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। 1572 में शेख सलीम की मृत्यु के बाद 1580-81 में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से इसका मकबरा भी यहाँ पे बनवाया हुआ है। ये इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं मुगल काल की। अब आ जाता है हमारे पास मुगल काल और मुगल काल में सबसे पहले पढ़ते हैं हम बाबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इनमें से कौन से युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? तो किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद बाबर को क्या मान लिया गया था? गाजी। 17 मार्च 1527 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को और इस युद्ध के नाम को किसके बीच हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के महाराणा सांगा को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती। बहुत बार पूछा जाता है किस किसने इसका साथ दिया था, इनमें से कौन था जिसने साथ नहीं दिया था। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। हसन खां मेवाती, महमूद लोधी, आलम खां लोधी तथा मेदिनी राय ने दिया था। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये खानवा के युद्ध से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो बाबर ही है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इनका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा है। सिर्फ 4 सालों तक इन्होंने राज किया था। यह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5म वंशज था तथा मातृवंशज की ओर से चंगेज खां का 14th वंशज था। इसे मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। तो इनकी कौन सी पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? मुबैयान नामक पद शैली का। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मैंने आपको पहले ही कहा है कि खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाबर और महाराणा सांगा के बीच हुआ था, हमने अभी अभी देखा था, और इसमें सांगा की बदकिस्मती से पराजय हुई थी। तो खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने भारत पर इनमें से पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था बाबर ने पहला आक्रमण। बाबर ने भारत पर सन 1519 में पहला आक्रमण
यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक इनका जन्म काल रहा है, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध था। एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास है वो मध्य एशिया है। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है और 1526 में उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रख दी थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मुगल वंश की नींव कौन से युद्ध में रखी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली के 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिले थे। तो ये 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से कब मिले थे? हमने अभी अभी ऊपर देखा है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध? तो भारत पर पानीपत के पहले युद्ध में मिले थे 1526 में। भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुके मुगल शासक बाबर का पूरा नाम जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के पहले का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर बदकिस्मती से विजय हो गया था। बाबर मध्य एशिया का विजेता था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी और ये पहला मुगल सम्राट भी था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हमने अभी देखा था 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था और उसके बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये बाबर के द्वारा की गई थी और पानीपत के प्रथम युद्ध में की गई थी 1526 में। नेक्स्ट हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1526। या भी पानीपत का देखो युद्ध कितनी बार किस तरह से पूछ लिया गया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही इन सारे क्वेश्चंस को देख के समझ ही आ गया होगा कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1500 पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध वो हरियाणा में हुआ था। पानीपत हरियाणा में आ जाता है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध वो 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोदी, खिलजी, मुगल या तुगलक? तो मुगल वंश के जो शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है वो महमूद गजनवी था। तो ये भी आपको याद कर लेना है कि पहला शासक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उनका उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले तक कौन सा रहा है? तो ये उल्टा स्वरूप पूछा गया है। तो सबसे अंत में जो रहे हैं वो रहे हैं बहादुर शाह द्वितीय और सबसे पहले जो रहे थे वो थे अकबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उसका उल्टा क्रम बहादुर शाह जफर जो 1837 से 1857 ईस्वी तक रहे थे। औरंगजेब हैं वो 1658 से 1707 ईस्वी तक रहे थे। शाहजहां ने 1627 से 1658 तक राज किया था और अकबर ने जिन्होंने शुरुआत की थी अकबर ने 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक राज किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो बाबर के द्वारा की गई थी 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में, जब दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था तब। नेक्स्ट बात करते हैं शेरशाह सूरी की।
सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक राज किया था। शेरशाह सूरी मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित कर सूर राजवंश की नींव डाली थी। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। कौन सी सन में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गिसायुद्दीन शाह को हराया था? तो ये हराया था 1538 में। 1538 में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गिसायुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया था। गिसायुद्दीन बंगाल के हुमायूं शासी वंश का अंतिम सुल्तान भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेरशाह सूरी अपना शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था फरीद। शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक सूर वंश की स्थापना की थी। 1540 ईस्वी में की थी इन्होंने। शेरशाह के बचपन का नाम है वो फरीद खां था। उनके पिता का नाम हसन खां जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान की थी। तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें से द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये किसने किया था? सम्राट शेरशाह सूरी ने ही किया था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम घर बनाए थे, मस्जिदें बनवाई, सड़कों का निर्माण भी करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ये भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। इस सड़क का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता तक है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। तो ये सड़क है वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कौन से सन में पराजित किया गया था? तो ये 1540 में पराजित कर दिया था। कन्नौज का युद्ध है वो मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह या शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश भी कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? तो ये थे रुपया। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सबसे पहले शेरशाह ने ही चलाया था। 11.53 ग्राम या 178 ग्रेन चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपये की कीमत दी थी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्के को रुपए के रूप में जारी रखा था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। ये अभी आपने देखा होगा, अभी एग्जाम में पूछा भी गया था कि ये जो रुपया है वो सबसे पहले कौन से शासक ने शुरुआत की थी, मुद्रा है वो किसने चलाई थी। ये शायद 22 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। 22 अगस्त के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रुपया जो मुद्रा है वो सबसे पहले किसने चलाई थी? तो शेरशाह सूरी ने चलाई थी। दौलत खां के ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के संदेशवाहक भेजा था। दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था? तो ये भेजा था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। दौलत खां है वो लोदी को बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेशवाहक भेजा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध है वो 26 अप्रैल 1526 को हुआ था और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? निर्माण तो आपने देखा शेरशाह सूरी ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था लॉर्ड डहलौजी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है।
यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चंट गांव से प्रारंभ होकर लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण है वो डेहलोजी ने करवाया था। इसका आधुनिक नाम नेशनल हाईवे 2 NH2 है। तो कई बार पूछा जाता है ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका आधुनिक नाम क्या है, तो NH2 है, नेशनल हाईवे 2। नेक्स्ट अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, तो दीन ए इलाही है अकबर के द्वारा। 1582 ईस्वी में आरंभ दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया एक नया धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों का समावेश था। इसमें हिंदू एवं इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया था। दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर सूफी स्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति है। अब आप देख रहे होगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। पहले वाला वीडियो था वो भी काफ़ी लंबा हो गया था, ये भी काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। तो वीडियो तो लंबा होगा नहीं जब आप डिटेल में पढ़ रहे हो। आप अगर सिर्फ और सिर्फ कि अकेला वीडियो देख के चले जाते हो तो आपको इतिहास की कोई और तो बुक पढ़ने की ज़रूरत, कुछ और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट रिवीजन आपको यहीं करवाया जा रहा है और उन्हीं क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस भी आपको वही बताए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी आपको लगे कि काफ़ी लंबा हो रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख लो ना, डबल स्पीड करके देख लो, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख के चले जाते हो तो कुछ जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की ये जो वीडियो PDF है मेरे पास, ये PDF कंप्लीट लगभग ये 275 पेजों की PDF है जिसमें पूरे जीके को कवर किया गया है, पूरे कंप्लीट जीके को, इतिहास, राजनीति, भूगोल, सारे जीके को कवर किया गया है इसमें। और सारे जो 135 आरआरबी ग्रुप डी की जो 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उन सबको कवर किया है। इसके अलावा RRB JEE को कवर किया है, एंटीपेशन के क्वेश्चंस को भी कवर किया है। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है इस PDF में। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो फ्री में तो नहीं मिलेगी। अगर आपको ये PDF फ्री में चाहिए तो फ्री में इस PDF को लेने के लिए 500 से ज़्यादा, अगर आप इस पर लगभग 500 कमेंट इस वीडियो पे आ जाएंगे और 1000 से ज़्यादा इस पे लाइक आ जाएंगे, तब जाके मैं इस PDF को आपको फ्री प्रोवाइड करूँगी, तब तक नहीं करूँगी। तो अगर आपको इस PDF को चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो जो ये RRB ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि आपको ये PDF फ्री मिल सके और आपके दोस्तों को भी मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस मुग़ल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम ऑलरेडी पहले वाले में इसका ये पढ़ चुके हैं डिटेल। बीरबल किस मुग़ल सम्राट के दरबार के सदस्य थे, तो बीरबल भी अकबर के दरबार के सदस्य थे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से प्रमुख था। ये मुग़ल दरबार का प्रमुख वजीर-ए-आज़म था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इनका बचपन का नाम है वो महेश दास था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी, तो ये अकबर ने ही शुरू की थी। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ है वो अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में 1573-74 में किया था। और मनसब का अर्थ होता है पद तथा श्रेणी। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली और स्थायी सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपना लिया। और इस व्यवस्था की उत्पत्ति है वो मंगोल विजेता और वह आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी। ये शुरुआत कब हुई थी, चंगेज खां के काल में हुई थी। अकबर ने कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर है वो अपने कितने वर्ष की उम्र में है वो पंजाब का शासक बन गया था, तो वो 13 वर्ष की आयु में बन गए थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर का जन्म है वो 15 अक्टूबर
1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साहल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कारनौल नामक स्थान पर बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया था और उस समय उसकी आयु है वो 13 वर्ष और 4 माह थी। तो 13 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हो गया था। बैरम खां ने इनका राज्याभिषेक किया था, गुरदासपुर के कारनौल नामक स्थान पे किया था। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? हम अभी यहाँ पे देख चुके हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो अकबर ने ही शुरुआत की थी दीन ए इलाही की। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी और इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल था। हिंदू राजाओं में से इसे बीरबल ने ही स्वीकार किया था। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं वो थी, गाय के मांस पर प्रतिबंध लगाना, निर्माता के रूप में सूर्य की पूजा की शुरुआत की गई थी, पारसियों के पवित्र देवता अग्नि की पूजा को शामिल किया गया था तथा हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला हवन अग्नि या अनुष्ठान को भी प्रोत्साहित किया गया था इसके अंदर। तो ये था दीन ए इलाही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो ये देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये अकबर ने की थी। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे राजा टोडरमल थे। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल को मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था? तो ये हुई थी सम्राट अकबर की 27 अक्टूबर 1605 में। अकबर का पूरा नाम अब्बुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राणा विरसाल के महल में हुआ था। भारत में उसका शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। वह एक महान मुगल शासक था तथा उसने अपने शासनकाल के सभी धर्मों का सम्मान भी किया था, तभी इनका साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए थे। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कर दी थी। अकबर के दरबार में 9 रत्न सुशोभित करते थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुई और उन्हें आगरा के समीप सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ये अकबर का पूरे जीवन काल से रिलेटेड हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो किन किन राज्यों को जाना जाता था अधिकृत राज्य? तो ये थे अवध, बंगाल और हैदराबाद को। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य, आधिकारिक राज्यों के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे मुगल साम्राज्य की विजय प्राप्त की हुई थी। रानी हमीदा बानो बेगम कौन से मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ये थी हुमायूं की, हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम है वो 1527 से 1606 इसका जीवन काल रहा है। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी और वह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की माँ भी थी, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस भी है। हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। हमीदा बानो बेगम वो किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और अकबर की माँ थी, तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना वो अकबर ने की थी। ये हमने कितनी बार देख लिया कि ये दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी और एकमात्र बीरबल थे जिन्होंने इसको अपनाया था,
हिंदू राजाओं में से। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो इनमें से कौन है जो इसके 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो ये हम डिटेल के साथ देखते हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों को 9 रत्न या नवरत्न के नाम से जाना जाता था। ये 9 रत्न कौन कौन थे? अबुल फजल हो गया, फैजी हो गया, तानसेन हो गया, राजा बीरबल हो गया, राजा टोडरमल हो गया, राजा मानसिंह हो गया, अब्बुल रहीम खान ए खाना हो गया, फ़कीर आजियुद्दीन हो गया और मुल्ला दो प्याजा हो गया। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इनमें से कौन नहीं आया है उसमें। तो जो नहीं आया है वो हो गया उसान अली खान है, ये नहीं थे, ये 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। टोडरमल भी थे, अबुल फजल इब्न मुबारक भी थे, फ़कीर आजियुद्दीन भी थे। तो ये सब इसमें शामिल थे 9 रत्नों में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 9 रत्न है, ये याद कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो ये अकबर थे। नेक्स्ट है अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट है वो दिल्ली थी। 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली थी और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी, सोने की मुद्राएं भी प्रचलित की थी। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के बाद आए थे जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से भी जुड़ी हुई थी, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। जहांगीर भारत का कौन से नंबर का बादशाह था? तो ये 4थे नंबर का बादशाह था। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया था? तो ताजमहल की वजह से ही शाहजहां प्रसिद्ध है। तो ये शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध एक मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1627 से 58 ईस्वी तक अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। नेक्स्ट बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। भारतीय इतिहास में इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औरंगजेब को। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1618 ईस्वी में दोहद उज्जैन में हुआ था। इनके पिता शाहजहां और माता मुमताज महल थी। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का ही था। इसे आलमगीर, जिंदा पीर आदि नामों की उपाधियां भी दी गई है। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। तो ये किसने अपनाया था? ये औरंगजेब ने अपनाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर शीर्षक अपनाया था। यह मुगल वंश का 6ठा शासक था और इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा था। औरंगजेब ने शरीयत के नियमों का सख्ती से पालन किया, जिसके कारण उन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाने लगा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें कौन सी सन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षत्रिय साम्राज्य सत्ता में आए थे? तो वो थे 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षत्रिय साम्राज्य सत्ता में आ गए थे, जिसके कारण 18वीं सदी में इस साम्राज्य में पर्सियों के नादिर शाह, अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का आक्रमण भी देखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक की हम यहाँ बात करें तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट है वो बहादुर शाह थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट हम देखते हैं बहादुर शाह जफर 1575 से 1862 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के आखिर बादशाह थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार और कवि भी थे। इन्होंने 1857 में
नेक्स्ट हम देखते हैं किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो ये अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था बहादुर शाह जफ़र को। अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड जो जफ़र के नाम से भी शायरी लिखा करते थे, उनको रंगून भेज दिया था। 17 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु रंगून में ही हो गई थी। नेक्स्ट है मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य की बात करें तो अली कुली सलीम और अब्बू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो ये थे शाहजहाँ के दौरान। मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कवि अली कुली सलीम तथा अब्बू तालिब कलीम थे। सम्राट अकबर ने के समय कवि फैजी, अब्बुल फजल, तुलसीदास तथा रस खान जैसे कवि भी हुए थे। जहांगीर के समय में कवि सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब खां तथा मुतमिद खां नियमतुल्लाह भी थे। जबकि औरंगजेब ने इतिहास लेखन का प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी उसके समय कवि मिर्जा मोहम्मद थे। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा से जाने जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक है वो तुजक ए बाबरी के नाम से है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो गीत गोविंदम के लेखक हैं वो हैं जयदेव। अब कुछ यहाँ पे हम किताबें देख लेते हैं। जयदेव ने गीत गोविंद और रति मंजरी लिखी है। इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरित्र मानस और दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये लिखी हैं। कबीरदास ने बीजक, जिसमें साखी, शबद और रमेनी लिखी है। मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद लिखी है। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। मध्यकाल में जो यात्रियों द्वारा लिखी गई जीवनी थी उन कविताओं को इतिवृत्त कहा जाता है। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कौन सी सन में बनाई गई थी? तो ये 1799 ईस्वी में बनाई गई थी। फतेहपुर सीकरी का या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी रहा था। तो ये अकबर की राजधानी रहा था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही इसे बसाया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने किया था। मोती मस्जिद या पल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना कौन सी है? तो ये है लाल मोती मस्जिद या पल मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी और ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसे रोड फोर्ट भी कहते हैं। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर रचना भी है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो ये आगरा के किले में स्थित है। किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1668 में इसका पूरा हुआ था? तो ये ताजमहल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लाल भहुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें भी आती है? तो ये है आगरा का किला में, आगरा फोर्ट में। लाल भहुआ पत्थर का बना हुआ प्रसिद्ध आगरा फोर्ट है वो मुगल शासकों की शाही शहर को घेरता है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीवी का मकबरा है, ताजमहल भी है, इत्माद उदौला भी है, चार मीनार नहीं है। बीबी का मकबरा है ये दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया गया है। ताजमहल मुमताज़ की याद में बनाया गया है और इत्माद उल दौला है ये मिर्जा गियास बेग की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप
रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो ये प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है? तो यह है कुतुब शाही मकबरे। कुतुब शाही मकबरा है वो हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जिसका निर्माण मुगल शाह अकबर ने करवाया था। दीवान खास 1637 में को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो इनमें से फतेहपुर सीकरी में जो नहीं है वो गोल गुंबज है, वो नहीं है। गोल गुंबज है वो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित नहीं है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान महमूद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। फारसी वास्तुकार दाबुल के याकृत ने 1626 से 56 ईस्वी में इसका डिजाइन निर्मित किया था और दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ भी इसे माना जाता है। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है, मुरूद जंजीरा किला है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरूड तटीय गांव में स्थित है और ये भारत के पश्चिम तट पर एकमात्र किला है जो कभी भी जीता नहीं गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसका निर्माण है वो अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था और ये किला 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो चारों ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ है और 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ ये किला अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसकी नींव है वो 20 फुट गहरी है और इस किले में एक मीठे पानी की झील भी बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और ये वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया है। हवा महल 5 मंजिली इमारत है जिसकी ऊंचाई है वो अपने मुख्य आधार से 50 फीट यानी कि 15 मीटर है। जयपुर में हवा महल का निर्माण ये दोबारा से पूछ लिया गया, निर्माण किससे हुआ है? तो जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। जयपुर का जो हवा महल है उसका निर्माण लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद कई बार पूछे जाते हैं, ये याद रख लेना है, लालचंद उस्ताद थे। यह सांस्कृतिक और शिल्पी संबंधी विरासत है। हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जामा मस्जिद दिल्ली का। जामा मस्जिद दिल्ली में जो है इसका निर्माण 1556 में सम्राट शाहजहां ने करवाया था और ये मस्जिद लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। जो लाल किले के 500 मीटर दूरी पर स्थित है, जबकि बादशाही मस्जिद लाहौर है, ये औरंगजेब द्वारा बनाई गई है। काबुली बाग मस्जिद है, ये पानीपत हरियाणा में बाबर द्वारा बनाई गई है। कील ए कुन्हा मस्जिद दिल्ली शेरशाह सूरी द्वारा बनाई हुई पुराने किले का मस्जिद के नाम से भी इसे जाना जाता है। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया था, तो ये औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों या उनके सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो अगर आप इनके सही स्थान का मिलान करोगे तो गोलकुंड का किला है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है और रानी का बाव है वो पाटन गुजरात में है। नेक्स्ट है, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद हो गई, ताजमहल हो गया आगरा का, लाल किला दिल्ली का, मोती मस्जिद आगरा की, ये सारे इनके टाइम में बनाए गए थे। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिर से पूछ लिया गया, तो जामा मस्जिद ये शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण।
और जामा मस्जिद है वो पुरानी दिल्ली में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू किया था और 6 वर्ष का समय तथा 10 लाख रुपए लगे थे इस पे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों पर प्रवेश किया जाता है। यह द्वार सामान्य जनता के लिए थे। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता था, जिसका उपयोग सुल्तान करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिख धर्म की। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और स्थापना कब की थी? तो ये की थी 15वीं शताब्दी में की थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की थी और गुरु नानक के अनुयायी हैं वो सिख ही कहलाए। गुरु नानक ने गुरु को लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी किया था। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर हुए। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। स्वर्ण मंदिर जिन्हें हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। श्री हरि मंदिर साहिब है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1849 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यकालीन विविध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है जैसलमेर का किला। गोलकुंडा किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ये 13वीं शताब्दी में हुआ था गोलकुंडा किले का निर्माण। मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने एटला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें प्रारंभिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम है वो अबुल हसन यानीउद्दीन खुसरो के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों को संकलित किया है? तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में किया है। राजपूत राजवंश के अंगद पाल तोमर ने कहाँ का राज्य स्थापित किया था? तो ये किया था दिल्ली का। अंगद पाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की थी। अंगद पाल राजपूत वंश का था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिल्ली का नाम से की थी। नेक्स्ट है भारत में मध्यकालीन कौन सी शताब्दी से शुरू होकर कौन सी शताब्दी में समाप्त होता है? तो ये होता 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी में ख़त्म होता है। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, ये कहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। कौन सा? तो कश्मीर का चश्मे शाही उद्यान है। ये कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जिसे 1632 ईस्वी में अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां का गवर्नर था। और ये श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है। इसकी लंबाई 108 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है और इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मीडियम हिस्ट्री से रिलेटेड थे। आगे की नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। 3 वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ग्रुप डी वालों के लिए तो श्योर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। पीडीएफ और ग्रुप डी और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए आप शारदा क्लासेस सीक्रेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़े, जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।